हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने दो पार्ट आपको करवा दिया है, जो कि जीके से संबंधित मैंने 50 महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन हर वीडियो में मैंने 50-50 करवाया है। तो मैंने इसका जो है वो दो पार्ट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोगों का जो है ये अगला पार्ट है। चलिए अब हम लोग जो है इसको शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है पढ़ सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट है, जो कि चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों में जो है वो करवा रहा हूँ। आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था? 1918, 1920, 1916 या फिर 1919 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। गांधी जी जो है वो जो खेड़ा सत्याग्रह है वो 1918 ईस्वी में गुजरात में आयोजन जो है वो हुआ था। और इससे पहले सबसे पहला जो गांधी जी का सत्याग्रह था वो 1917 में बिहार के चंपारण में उन्होंने नील की खेती के विरुद्ध में जो है वो किया था। और गांधी जी जो है वो अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। इसमें जो और ऑप्शन है वो देख लेते हैं। 1919 में जो है वो रॉलेट एक्ट जो है वो आया था। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मिजोरम? तो जो आपका वर्ली चित्रकला है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य में जो है एक चित्रकला है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार विश्व का जितना जनसंख्या है उसमें से भारत जो है वो भारत का योगदान जो है वो 17.5% है 2011 जनगणना के अनुसार। ये भी आप याद रखिएगा। और चीन का जो है वो लगभग कितना था? 19.4% था। और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर जो है वो जनसंख्या के मामले में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 5985 किलोमीटर या फिर 6175 किलोमीटर? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी सही हो जाएगा कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो आपका 6100 किलोमीटर है। जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबा जो तट रेखा वाला राज्य है, समुद्र के साथ जो सीमा बनाता है, वो आपका गुजरात है। दूसरा नंबर पर जो है वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आप ये भी याद रखिएगा। और अगर हम लोग इसमें कुछ और बात करें तो जो तटीय सीमा है, यानी कि 6100 किलोमीटर जो है वो आपका गुजरात से लेकर के उड़ीसा तक 6100 किलोमीटर है। अगर अंडमान निकोबार को भी शामिल कर दिया जाता है तो 7515 या फिर 7517 किलोमीटर के आसपास जो है वो आ जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। और भारत जो है वो विश्व का जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार से जो है वो 7वां स्थान पर है। ये भी आप याद रखिएगा। और जनसंख्या में दूसरा स्थान पर है 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन फिलहाल जो है अगर अगला जनगणना होता है तो उसमें हम लोग नंबर 1 पर आ जाएंगे जनसंख्या के मामले में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नकदी फसल निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि नकदी फसल नहीं है? तो इसमें से गेहूं जो है वो नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल का मतलब कि वह फसल जो कि लोग अपने जो है वो जीवन यापन के लिए यानी कि खरीद बिक्री के लिए करते हैं। जैसे गन्ना करते हैं, जूट का खेती करते हैं, उससे जो है वो आप व्यापार कर सकते हैं। लेकिन गेहूं जो है वो मेनली खाने के लिए और कुछ इसमें से जो है वो कुछ जो है वो बेचने के लिए यूज होता है। और गेहूं जो है वो आपका कौन सा फसल है? तो रबी फसल है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों है? चावल का, चाय का, दाल का या फिर तिलहन का? तो आप लोग जो है वो कमेंट में जरूर से जरूर आंसर जो है वो बताया कीजिएगा। तो भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो आपका चाय का है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका
सही नहीं होगा, आपका क्या होगा तो दाल, यानी कि 6 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दाल जो है वो भारत विश्व में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है, जबकि चाय जो है वो आपका दूसरे स्थान पर आता है। आप ये भी याद रखिएगा, तो दाल जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है भारत, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से केन्या की राजधानी क्या है। तो निम्नलिखित में से जो केन्या की राजधानी है वो आपका नैरोबी है। जो मनीला दिया हुआ है वो आपका फिलीपींस की राजधानी है। जो आपका लीमा दिया हुआ है वो आपका पेरू की राजधानी है। वहीं आपका जो बेरूत दिया है वो आपका लेबनान की राजधानी है, आप ये भी याद रखिएगा। तो केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो जो स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक है वो आपका सिंदरी में लगाया गया था। कब लगाया गया था तो 1906 ईस्वी में जो है वो सिंदरी में लगाया गया था, जो कि वर्तमान झारखंड में पड़ता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। तो भारत का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है वो आपका मुंबई है। जो आपका सिलिकॉन सिटी या फिर साइंस सिटी जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। कोलकाता जो है वो महलों का शहर कहलाता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो एशिया महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप ये याद रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों। तो साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। रोम को, काठमांडू को, न्यूयॉर्क को या फिर बैंकॉक को। तो 7 पहाड़ियों का जो शहर है वो रोम को कहा जाता है, आप ये याद रखिएगा। और वहीं भारत में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, भारत में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसको जो है वो 7 पहाड़ियों का सहचर कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का सहचर जो है वो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। वहीं रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है। और जो न्यूयॉर्क है उसको गगनचुंबी इमारत, यानी कि जो न्यूयॉर्क है उसको गगनचुंबियों का इमारत वाला शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है वो आपके इमारत हैं। तो इसका 7 पहाड़ियों का शहर जो है वो रोम हो जाएगा, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। तो निम्नलिखित में से जो कस्बे हैं इनमें से आपका जो रांची है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। भिलाई जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में आता है। आसनसोल जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में आता है। वहीं दुर्गापुर जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में आता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो रांची जो है वो आपका छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत झारखंड राज्य में आता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दामोदर नदी निकलती है। तो जो दामोदर नदी है वो आपका छोटा नागपुर क्षेत्र से जो है वो निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है तो छोटा नागपुर से निकलती है। कौन सा जिले से तो पलामू के लातेहार जिले से जो है वो निकलती है, यानी कि पलामू आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। श्रीलंका को कहते हैं, पाकिस्तान को, भारत को या फिर म्यांमार को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। तो यानी कि 15 का जो है आपका भारत, यानी कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी जो है वो भारत को कहा जाता है। और आपका म्यांमार को जो है वो स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार को जो है वो स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। वहीं श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे तो आप जरूर से जरूर इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा द्वारा जो है वो अपनाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा।
देखिए इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। आप जो है नोट कीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को जो है वो संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ क्या, संविधान सभा का जो है वो गठन किया गया। और 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। वहीं 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष चुने गए वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चुने गए। आप ये भी याद रखिएगा। और जो संविधान है उसको बनके तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, जिसमें लगभग 64 लाख रुपया जो है वो खर्चा हुआ था। जो मूल आपका संविधान है, मूल संविधान में जो है वो 395 आर्टिकल था, 8 जो है वो आपकी अनुसूचियाँ थी। आप ये याद रखिएगा। और भाग की बात करें तो हम लोगों का जो है वो आपका 22 भाग था। आप ये भी याद रखिएगा। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। और आपका जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है उसको जो है वो अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान को लागू कर दिया गया। आप ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हम भारत के लोगों से जो है वो संविधान की जो भारतीय संविधान आरंभ होता है प्रस्तावना में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। तो जो आपका कोई वित्तीय बिल है वो आपका प्रस्तावित जो है वो केवल लोकसभा से ही प्रस्तावित हो सकता है। और ये जो वित्तीय बिल होता है वो आपका वित्तीय बिल है कि नहीं, यह जो है निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो लेते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय जो नागरिक है उनके मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। भाग 3 में जो है यह बात कहा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि पंचायती राज विषय है। तो जो आपका पंचायती राज है वो आपका राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वो आपका राज्य सूची का है। पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है, लेकिन टैक्स जो हुआ, इनकम टैक्स हुआ, वो केंद्र सूची का विषय है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 की भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 40 हो जाएगा। तो यानी कि आर्टिकल 40 के अनुसार भारतीय संविधान में यह कहा गया है राज्य सरकारों की कि आप पंचायती स्तर पर ग्राम पंचायत का जो है वो गठन करें। अगर आपको पॉलिटी डिटेल में पढ़ना है तो मैं जो है उसका सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जो कि चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है उसका हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यह न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो जो आपका एक कल्याणकारी राज्य होगा वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बतलाया गया है। भाग 4 के तहत आर्टिकल आपका 36 से 51 के तहत यह बतलाया गया है। आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो जो आपका लोकसभा होता है उनके स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। और लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो जो आपका भारत के राष्ट्रपति है उनको पद से जो है वो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। तो एक जो है वो आर्टिकल 61
जो है वो आता है जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, आप ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगा है तो उसको 14 दिन पहले जो है आपको सूचना जरूर से जरूर दे देना चाहिए। और जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन जो है वो राष्ट्रपति पर लगा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कोई भी सदन जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीना तक जो है वो आपके पद पर आसीन रह सकता है। 6 महीना के अंदर अंदर जो है उसको किसी ना किसी संसद का सदस्य जो है वो बनना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो किस देश में है? वो आपका इंडोनेशिया में है, आप ये याद रखिएगा। जापान भी जो है वो द्वीपों का देश है, लेकिन इसमें जो इंडोनेशिया है ये सबसे ज़्यादा द्वीप इसमें है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, या फिर ऊपर वर्णित सभी कारणों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा कि ऊपर तीनों जो दिया हुआ है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या फिर आपातकाल लग सकता है, बाहरी आक्रमण के आधार पर हो सकता है, युद्ध के आधार पर हो सकता है। जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो भारत में 3 बार जो है वो लगा है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? यानी कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामला में दूसरा और तीसरे स्थान पर जो है वो कौन सा राज्य है? तो 29 का जो है आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और सबसे पहला स्थान पर जो है वो यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है, आप ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो जो आपका DCM ट्रॉफी है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जिस देश में प्राइवेट कंपनी और आपका जो गवर्नमेंट जिसको पब्लिक कंपनी कहते हैं वो दोनों का वर्चस्व रहे, तो उसको जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जो देश में जो फ्लड का शुरुआत है वो आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा जो है वो शुरुआत किया गया था। और ऑपरेशन जो फ्लड है वो आपका मिल्क से संबंधित था, दूध उत्पादन से संबंधित था। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। तो जो आपकी भारत का जो उन्नति संतोषजनक जो है वो आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, या फिर आपका फिलाडेल्फिया में है? तो 34 का जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। आप जो है वो कमेंट में जरूर से जरूर आंसर कीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वह कब बना था, किस ईयर में वो एस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। तो जो है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो है वो आपका क्या था? तो रोजगार बढ़ाने में से संबंधित था 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है वो कार्यकाल जो है आप कमेंट में जरूर से जरूर बतलाइएगा। और ये भी बतलाइएगा कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस आर्टिकल से संबंधित है। तो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का कब बना था वो बतलाना है किस ईयर में, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बतलाना है, और प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है आप ये भी बतलाइएगा। आप लोग जो है वो कमेंट नहीं करते हैं, आंसर जो है वो बतलाया कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था?
तो कार्यकारिणी कमेटी 1937, 1942, 1945 या फिर 1946। तो आपका 36 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1945 में कांग्रेस ने जो है वो अपने कार्यकारिणी कमेटी में जमींदार उन्मूलन की नीति को अनुमोदन किया था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है वो आपका 1820 में जो है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 में गांधी जी का पहला जो है वो आपका सत्याग्रह था, जो कि 3 कठिया प्रथा से संबंधित था या फिर नील की खेती से संबंधित था, जो कि बिहार राज्य से संबंधित था। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था। तो जो आपका उल गुलान विद्रोह है वो आपका बिरसा मुंडा से संबंधित था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना जो है वो आपका 2000 ईस्वी में हुआ था, आप ये याद रखिएगा। 2000 ईस्वी में जो है वो 3 राज्यों का गठन हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका उत्तराखंड। झारखंड जो है वो आपका बिहार से अलग होकर के बना था, छत्तीसगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था, वहीं उत्तराखंड जो है वो आपका यूपी से अलग होकर के बना था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। तो बिहार जो है वो बंगाल से पृथक जो है वो आपका 1912 में हुआ था। 1911 में जो है वो निर्णय ले लिया गया था, जब तृतीय दरबार लगा था उस समय जो है वो आपका जॉर्ज पंचम जो है राजा आए थे, उन्होंने जो है वो 1911 में निर्णय लिया कि बिहार को बंगाल से अलग करना है और 1912 में जो है आपका अलग हो गया। वहीं 1911 में ही जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको जो है वो रद्द कर दिया गया और 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कैपिटल स्थानांतरित करने की बात की गई, जो कि 1912 में हो गया। आशा करूँगे कि आपको ये सारा चीज़ें जो है वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो आपका 1916 ईस्वी में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। और पटना उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही उड़ीसा का उच्च न्यायालय जो है वो आया करता था 1916 से 1948 तक। 1948 में जो है आपका उड़ीसा का अलग जो है वो आपका उच्च न्यायालय बन गया था, आप ये भी याद रखिएगा। 43 क्वेश्चन नंबर है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो जो आपका अर्जुन पुरस्कार है वो आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। उर्वरक से है, चमड़ा से है, आलू से है या फिर पेट्रोलियम से है। तो जो आपका भूरी क्रांति का संबंध है वो आपका उर्वरक से है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। तो मीठे पानी की झील जो है वो क्या डल झील नहीं है, लोकताक झील नहीं है, बड़ा पानी नहीं है या फिर सांभर झील नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका मीठे पानी का झील नहीं है। तो सांभर झील जो है वो आपका मीठे पानी का झील नहीं है। सांभर झील कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो निम्नलिखित में से जो है वो आपका दाल जो है वो आपका एक फलीदार फसल है, यानी कि 46 नंबर का जो होगा वो आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है। तो पाकिस्तान से जो है वो बहुत ज़्यादा आगे है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो है वो 34 जो है वो न्यायाधीशों की संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में 33+1 यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक जो है आपका मुख्य न्यायाधीश, जो कि DY चंद्रचूड़ फिलहाल में है, 50वें न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। तो हैदराबाद में जो है वो चार मीनार स्थित है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी है आज का 50 नंबर की संकटग्रस्त जाति संघाई है। तो संकटग्रस्त जो जाति है संघाई वो कश्मीरी हिरन एक है, आप ये भी जो माफ़ कीजिए कश्मीरी नहीं मणिपुरी हिरन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 50 है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मणिपुरी हिरन को जो है वो संकटग्रस्त जाति में आती है, जो कि एक संघाई हिरन है,
आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो 50 क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करवाया तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। मैंने जो है वो हिस्ट्री आपका टोटली कवर कर दिया है, केमिस्ट्री का मैंने चैप्टर वाइज MCQ डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कर दिया है। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका इतिहास जो है वो पूरी तरह से जो है ख़त्म कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आशा करूँगा कि ये सारा चीज़ आपको जो है वो समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे तो। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।